अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको फ़र्स्ट लेसन की समझ आ गई होगी। आज हम सेकेंड लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ये लेसन भी फ़र्स्ट लेसन की तरह साइंटिफिक ऐसे है और इसमें हमें बताया गया है कि साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने के क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हमें हासिल हुए हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको साइंटिफिक मेथड क्या होता है उसको समझने की ज़रूरत है। साइंटिफिक मेथड एक ख़ास किस्म का प्रोसीजर है जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। इसके बाद वो एक हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, यानी कि कोई मफरूज़ा कायम करता है अपनी ऑब्ज़र्वेशन पर बेस्ड। इसके बाद वो उस हाइपोथेसिस को या मफरूज़े को टेस्ट करता है, यानी एक्सपेरिमेंट्स करता है, तजुर्बात करता है, और फाइनली अगर उन तजुर्बात से कोई चीज़ साबित हो जाती है तो उसको साइंटिफिक फैक्ट का दर्जा दे दिया जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जिस तरह न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो किया था, डिस्कवर किया था। तो उसमें सबसे पहले उसने ऑब्ज़र्व किया कि एक एप्पल जो है वो ज़मीन पर गिर रहा है। ठीक है, ये उसकी ऑब्ज़र्वेशन थी। उसके बाद सेकंड स्टेज पर उसने एक हाइपोथेसिस कायम किया कि ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी कशिश है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ये सेकंड स्टेज थी साइंटिफिक मेथड की। इसके बाद थर्ड स्टेज में उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, मुख्तलिफ़ चीज़ों को उसने नीचे गिराया और ऑब्ज़र्व किया। तो फर्दर उसके इस ख़्याल की तस्दीक हुई कि वाकई ज़मीन के अंदर कोई ऐसी पावर है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, जिसको उसने ग्रेविटी का नाम दिया, यानी कशिश सकल। और उसके बाद ये साइंटिफिक फैक्ट बन गया जिसको आज तक हम सब मानते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। कहने का मकसद ये है कि साइंटिफिक माइंडेड लोग जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को गिवन नहीं समझते, उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि पहले वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ प्रूव हो जाती है उसी को वो साइंटिफिक फैक्ट मानते हैं। ठीक है, तो ये तो उसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हमें ये बताया गया है, इसमें हेडिंग्स आप देख सकते हैं कि मौजूद है। मुख्तलिफ़ हेडिंग्स में साइंटिफिक मेथड ने किस तरह से मुख्तलिफ़ फील्ड्स में किस तरह से साइंटिफिक मेथड ने हमें हेल्प किया है और क्या क्या बेहतरी हमारी लाइफ में साइंटिफिक मेथड की वजह से आई है। सबसे पहला पॉइंट है बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़, यानी कि मेडिकल फील्ड के अंदर क्या साइंस का जो है कंट्रीब्यूशन है, साइंस ने किस तरह से हमारी लाइफ को इम्प्रूव किया है। इसमें बच्चे जो फर्स्ट है पैराग्राफ बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ के अंदर, उसमें हमें बताया गया है कि पास्ट में हेल्थ की क्या सिचुएशन थी। ठीक है, पास्ट में हमें बताया गया है कि 7 आउट ऑफ 8 बेबीज़, यानी 8 में से 7 बच्चे जो पैदा होते थे वो 1 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि डिज़ीज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के मेथड्स हमें मालूम नहीं थे। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बच्चा होता और वो 1 साल की उम्र को पहुंच जाता, उसके बाद भी हमें बताया गया कि बहुत सारे उसके सामने जो है चैलेंजेस होते थे, मुख्तलिफ़ डिजीज़ उसको कैच करने के लिए तैयार खड़ी होती थी। इसमें मुख्तलिफ़ डिजीज़ के नाम हमें बताए गए हैं, जैसे मीज़ल्स है, वूपिंग कफ, स्कारलेट फ़ीवर, माल्टा फ़ीवर, डिप्थीरिया, ये सारी जो चीज़ें हैं। और इवन इन्फ्लुएंज़ा हमें बताया गया है, जो एक कॉमन डिज़ीज़ आजकल समझी जाती है, लेकिन तब क्योंकि इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका हमारे पास मौजूद नहीं था, तो एक बार ये शुरू हो जाती थी तो ये एक वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती थी, एपिडेमिक बन जाती थी। ठीक है, लेकिन अब साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से, साइंटिफिक नॉलेज की वजह से हमें पता है कि हमने डिज़ीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। जर्म्स की थ्योरी हमें पता है कि डिज़ीज़ क्यों जो है क्रिएट होती है, और अगर हम उसकी कॉजेज़ को कंट्रोल कर लें तो हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात जो हैं, मेडिसिन्स, वो फील्ड में आ चुकी हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो पहले लाइलाज समझी जाती थीं, अब उनका इलाज मुमकिन है। तो पहले राइटर्स का ये कहना है कि पहले जो है एवरेज ह्यूमन लाइफ 30 ईयर्स होती थी, लेकिन अब 70 ईयर्स तक पहुंच चुकी है, यानी मोर देन 30 ईयर्स, तकरीबन 40 ईयर्स जो है वो एवरेज ह्यूमन लाइफ में ऐड अप हो चुके हैं। और ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ है? ये सब कुछ साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने से पॉसिबल हुआ है। साइंस ने ये सारे बेनिफिट्स हमारी लाइफ के अंदर हमें दिए हैं। ठीक है बच्चे, ये फ़र्स्ट पॉइंट था। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस। सैनिटरी कंडीशंस क्या होता है? सेहत व सफाई की सूरत हाल, सफाई जो है वो कैसी थी, इसमें भी हमारे सामने कंपैरिजन रखा गया है। पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर किया गया है।
पास्ट में सैनिटरी कंडीशंस या सफाई की सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वेस्टर्न सिटीज़ की बात हो रही है कि वहाँ पर स्ट्रीट्स जो हैं वो अनपेव्ड होती थी, यानी कि कोई फुटपाथ वगैरह नहीं बने होते थे, नैरो स्ट्रीट्स होती थी। उसके अंदर हाउस होल्ड गार्बेज फेंक दिया जाता था। जानवर आज़ादाना तौर पर वहाँ पे फिरते थे और मतलब लिटर जो है वो हर जगह पर मौजूद होता था। सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता था। तो जाहिर सी बात है कि इस किस्म की कंडीशंस में बीमारियाँ भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। इसके अलावा क्या है, पीने का पानी जो है वो अवेलेबल नहीं था। ज़्यादातर लोग वेल्स यानी कुओं से पानी भरने के लिए जाते थे और ज़ाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता था, सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल होता था। सफाई के लिए, धोने के लिए ये इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। ठीक है। अब क्या हुआ है, जो सेकंड पैराग्राफ सैनिटरी कंडीशंस का है उसमें हमें बताया गया है कि बहुत ज़्यादा सफाई की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है प्रेजेंट टाइम में। एक तो ये कि हमें साइंस ने ये बताया है कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत सारी डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो उसके लिए अब बाकायदा सिटीज़ के अंदर सैनिटेशन के यानी सफाई के डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो हर जो है स्ट्रीट्स वगैरह की सफाई का ख्याल रखें। जो भी हाउस होल्ड गार्बेज है उसको भी मैनेज किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को डिस्पोज़ल प्लांट्स तक लेकर जाया जाता है ताकि इनको ज़ाया किया जा सके और मुनासिब तौर पे इनका कोई हल निकाला जा सके। इसी तरह से जो सूएज है, जो गंदा पानी घरों में से निकलता है, उसको भी सील्ड पाइप्स की मदद से घरों से दूर ले जाया जाता है और वहाँ पर उनको डंप कर दिया जाता है, उनको मुनासिब तौर पे उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो पीने के पानी का मसला है उसको भी बहुत हद तक सॉल्व किया जा चुका है, जैसा कि आजकल हमारे घरों में जो है प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होता है, आप लोग देख सकते हैं। इस सिलसिले में हमें लॉस एंजलिस की एग्ज़ाम्पल दी गई है। ठीक है। वहाँ पर हमें बताया गया है कि कोलोराडो रिवर जो कि लॉस एंजलिस से तकरीबन 544 किलोमीटर्स अवे है, वहाँ से एक पाइपलाइन या एक्विडक्ट जो है बिछाई गई है और उस पाइपलाइन की मदद से थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर सिटी को प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से अब लोगों को पीने के पानी का कोई मसला नहीं, बल्कि वो आसानी से उसको सफाई के मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, इसी तरह से वो नहा सकते हैं, यानी जिस तरह चाहें वो इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पहले बकेट सिस्टम था कि पहले बाल्टियों में या घड़ों के अंदर पानी जो लाया जाता था, उससे ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है, बहुत बड़ी तरक्की है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चे हम आ जाते हैं जो है मोर फूड एंड बेटर फूड। ठीक है। सिर्फ सैनिटेशन और हेल्थ के मामले में ही नहीं बल्कि फ़ूड के मामले में भी साइंस ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो इसमें यह बताया गया कि क्वांटिटी ऑफ फूड तो शायद पहले भी लोग उतनी ही कंज्यूम करते थे और अब भी लोग उतना ही खाना खाते हैं, क्योंकि एक इंसान की एपिटाइट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अब चेंज क्या आया है पहले से कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में पता है, यानी ग़िज़ाइयत के बारे में जो पहले लोगों को इल्म नहीं था। वो एक ही तरह की खुराक खाते रहते थे जिसकी वजह से किसी न किसी न्यूट्रिएंट की उनकी बॉडी के अंदर कमी हो जाती थी। अब साइंस ने हमें ये बताया है कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म के फूड्स खाने चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स और इस तरह के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद होने चाहिए ताकि हमारी बॉडी प्रॉपर्ली हेल्दी रह सके, उसको सारे न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा प्रोडक्शन जो है फ़ूड की वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि पहले लोग ख़ुद ही अपना फ़ूड प्रोड्यूस करते थे। यानी अगर किसी को वेजिटेबल चाहिए तो उसको ख़ुद ही वो वेजिटेबल उगानी पड़ती थी, वो अपने गार्डन में उसको प्लांट करते थे और जितनी वेजिटेबल्स वो प्लांट करते थे वही उनको अवेलेबल होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम जो है डेवलप हुआ और लोगों ने चीज़ें एक्सचेंज करना शुरू की। इसके बाद साइंटिफिक मशीनरी जब आई है तो फ़ूड की प्रोडक्शन बहुत बेहतर हो गई है। ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर अब आप देख सकते हैं कि मशीनों की मदद से सारा काम किया जाता है, जिसकी वजह से हमें पहले से कहीं ज़्यादा फूड अवेलेबल होता है। दूसरे नंबर पर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड।
यानी कि फ़ूड को महफूज करने के तरीके जो पहले हमें अवेलेबल नहीं थे। पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, अचार डाला जा सकता था, पिकलिंग की जाती थी वेजिटेबल्स वगैरह की, या फिर मीट वगैरह को सॉल्ट कर दिया जाता था, यानी कि उसको नमक लगाकर रख दिया जाता था। लेकिन उससे क्या होता था कि उसका जायका भी बदल जाता था और उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन है वो भी सारी निकल जाती थी। लेकिन अब क्विक फ्रीज़ मेथड आ चुका है, जिसकी मदद से हम फौरी तौर पे फ़ूड को फ्रीज़ कर लेते हैं, और जब हम उसको दोबारा डीफ्रॉस्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन भी होती है और उसका जायका भी चेंज नहीं होता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हमें साइंस की मदद से हासिल हुए हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनल जो हमारा पॉइंट है, बेटर एटीट्यूड्स। ठीक है, बेटर एटीट्यूड्स से क्या मुराद है, इसमें वही साइंस का जो मैंने आपको बताया है कि साइंटिफिक माइंडेड लोग, उनकी सोच जो है वो आम लोगों से डिफरेंट होती है। आम लोग क्या है कि वो सुपरस्टिशियस होते हैं, जैसे हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशंस पाए जाते हैं। सुपरस्टिशंस क्या होते हैं, तवहम परस्ती, वहम करना, कुछ चीज़ों से बिला वजह डरना, जो चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनको आप जो हैं कोई जिन्नों भूतों की कारस्तानी समझ लेते हैं, या फिर आप सुपर नेचुरल किस्म की रीज़न्स उनके लिए देते हैं। लेकिन साइंस इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। साइंस ने हमें क्या बताया है कि हर चीज़ के पीछे कोई फैक्ट होता है, कोई साइंटिफिक रीज़न होती है, चीज़ें बिला वजह वकूअ पज़ीर नहीं होती। अब पास में क्या होता था कि कोई बीमार हो जाता था तो उसको समझा जाता था कि इसको ईवल आई का असर है, या फिर कोई जिन भूत वगैरह जो हैं वो चिमट गए हैं और उसका इलाज कैसे होगा। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि किंग्स टच जो है वो लोगों को शिफा दे सकता है, यानी अगर किंग हाथ लगा देगा तो लोग जो हैं वो शिफा याब हो जाएंगे। तो इस किस्म के सुपरस्टिशंस, और इसके अलावा कौन सी चीज़ों से लोग डरते थे पहले, ब्रोकन मिरर्स। ठीक है, टूटा हुआ शीशा जो है उसको बदशगुनी समझा जाता था। इसी तरह से नंबर 13 हमारे यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है, लेकिन वेस्ट में नंबर 13 अभी भी कुछ लोग जो हैं वो उसको बहुत मनहूस या ओमिनस मानते हैं, और यहाँ तक लोग डरते हैं कि होटल्स के अंदर 13 नंबर रूम नहीं रखा जाता, 12 के बाद 12A और उसके बाद 14, यानी इतना ज़्यादा उनके अंदर ये खौफ पाया जाता है। ठीक है, ब्लैक कैट से लोग डरते हैं। हमारे यहाँ पर भी कहा जाता है कि जी काली बिल्ली रास्ता काट ले या बिल्ली रास्ते में आ जाए तो फिर आपका काम नहीं होता और आपको वापस लौट जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सुपरस्टिशंस हैं, तवहमात हैं जो लोगों ने ख़ुद ब खुद पाल रखे हैं, इनकी कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। लेकिन जो लोग साइंस पे बिलीव करते हैं, जो साइंटिफिक माइंडेड है, वो इन सारे तवहमात को या इन सुपरस्टिशंस को नहीं मानते, बल्कि उनका ये कहना है कि अगर किसी चीज़ की साइंटिफिकली वो प्रूव्ड होगी तो फिर ही हम उसको तस्लीम करेंगे। तो इस तरह से हमारे एटीट्यूड्स या हमारे रवैये जो हैं वो भी अब पहले से बेहतर हो चुके हैं। हम ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, फ़ैक्ट्स को तस्लीम करने के लिए हमारा जहन जो है वो खुल चुका है। अगर कोई नई चीज़, कोई नई ईजाद या कोई नई दरियाफ़त हमारे सामने आती है तो हम उसको ओपन माइंडेडली तस्लीम कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम पहले तो ये मानते थे तो अब हमने नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से साइंस ने डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ से लेकर हमारी सोशल लाइफ, हेल्थ, ठीक है, सैनिटेशन, इन सारे डिपार्टमेंट्स में साइंस ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, इम्प्रूवमेंट हमारी ज़िंदगी के अंदर लेकर आई है, और इसके लिए हमें साइंस का और साइंटिस्ट का शुक्रगुज़ार होना चाहिए।